कॉर्पोरेट में अब हम बात करते हैं 1994 में बनी कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्स की करीब 8,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सॉल्युबल इंडस्ट्री कॉफ़ी सॉल्युबल एस्टेट कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री का काम करती है और अगर हम देखें तो कंपनी के पास 900 से ज़्यादा ब्लेंड्स हैं, 90 से ज़्यादा देशों में इनका कारोबार है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीच है ग्लोबल भी। टॉप मैनेजमेंट के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे और समझेंगे आगे के प्लान्स के बारे में क्योंकि एल नीनो का असर किस तरह से इस वक्त डिमांड ट्रेंड्स हैं, नए क्या प्रोडक्ट्स पर फोकस होगा, ये सब जानने के लिए कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरिया हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। प्रवीण, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जो खबरें आई रीसेंट, स्पेशली अगर हम अगस्त मंथ में, आपने एंड ऑफ अगस्त में ये बताया था कि एक ब्रेकडाउन हुआ है इन वन ऑफ द प्लांट्स इन वियतनाम। उस पर क्या अपडेट देंगे सर? कितना वक़्त लगेगा उसको रिस्टोर होने में? उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना माना जा सकता है? धन्यवाद स्वाति जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हाँ, हमने अपडेट दिया था कि वियतनाम की जो हमारी फैक्ट्री है, उसमें एक लाइन में कुछ तकनीकी जो है हमारी खराबी आई, जिससे कारण से हमारा प्रोडक्शन है और जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट है। तो हमें लग रहा है कि अभी हमने जो है सप्लायर से और टेक्नीशियन से सबसे बातचीत करी है, तो होपफुली इस महीने के अंत तक जो है हम वापस जो है प्रोडक्शन शुरू कर लेंगे पूरी तरीके से। तो ये महीने का जो है हमारा थोड़ा प्रोडक्शन लॉस है और इस वजह से हम इस क्वार्टर में करीबन 15 से 20 करोड़ का जो है वो बॉटम लाइन इम्पैक्ट जो है वो देख सकते हैं, जो कि इस क्वार्टर में हमें इम्पैक्ट दिखेगा। और हम ये जो ब्रेकडाउन हुआ और इसके कारण जो हमारा ये प्रॉफिट का इम्पैक्ट है, ये इंश्योरेंस से भी कवर्ड है। सो आने वाले वक्त में हमें इसका जो है ये नुकसान का जो है वो भरपाई हो जाएगा। एग्जैक्ट समय नहीं बता सकते, बट हाँ, आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में हम देखेंगे कि ये जो है इंश्योरेंस का जब कवर आ जाएगा, तो ये नुकसान का भी हमारा भरपाई हो जाएगा और हम ये कोशिश करेंगे कि साल के बाकी 6 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भरपाई करने की कोशिश करें। तो एनुअल गाइडेंस जो है वो हमारा इसके कारण जो है हमने अभी खास बदला नहीं है इसमें। हमें लग रहा है कि एनुअल गाइडेंस पे हम कायम रह पाएँगे साल के अंत तक। सो ये आप रिकवर कर पाएँगे जैसा आप कह रहे हैं इंश्योरेंस के माध्यम से, बट ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट उससे आपका कोई ओवरऑल गाइडेंस पूरे साल की जो दी है वो कुछ अभी नहीं बदलती हुई नज़र आ रही है, फेयर इनफ। एग्ज़ैक्ट क्वांटम क्या होगा ये आप अभी नहीं बता पा रहे हैं, आपने कहा, ठीक है। एल नीनो का जो इम्पैक्ट दिख सकता है और ऑब्वियसली वो एक कंसर्न भी है कॉफ़ी प्रोडक्शन पर, उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं? किस तरीके का इफ़ेक्ट उसका अगेन हो सकता है? उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को और हाउ विल यू जितना कम से कम या मिनिमम इम्पैक्ट उसका पड़े, उसकी तरफ क्या काम कर रहे हैं? तो देखिए एल नीनो का जो इम्पैक्ट है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कॉफी मार्केट में, तो कुछ एक जो बड़े ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो इनमें जब क्रॉप आती है उस समय पता लगता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ है। जैसा कि अब 1 महीने पहले ब्राजील की क्रॉप आई, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला एल नीनो का। सप्लाईज जो है वो काफी अच्छी दिख रही है वहां पे और इसके कारण से वहां के जो कॉफी, ग्रीन कॉफी के जो रेट्स हैं वो भी काफी थोड़े सॉफ्ट नजर आए। और अगला जो है इम्पैक्ट पता चलेगा दिसंबर जनवरी के महीने में, जब वियतनाम का क्रॉप आएगा, तब पता चलेगा, क्योंकि एल नीनो का जो इफेक्ट है वो जब आप कॉफी का जब क्रॉप आ जाता है मार्केट में, तभी पता चल पाता है कि सप्लाईज जो है वो ठीक है या उसके अंदर कोई कमी आई है। तो ये हमें तब पता चलेगा। जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है, हम जो है कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस वक्त ग्रीन कॉफी भी प्रोक्योर कर लेते हैं। तो जब भी, जिस दिन, अगर मान लीजिए आज के दिन हमने किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम आज ही जो है ग्रीन कॉफी खरीद लेते हैं, क्योंकि आज ही के दिन पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस कारण से हमें जो है यार हमारे मार्जिन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारे जो है टॉप लाइन जो है वो उस तरह से दिखते हैं। जैसा कि पिछले साल आपने देखा होगा, बढ़ी हुई कॉफी के प्राइसेस के कारण हमारे को टॉप लाइन जो है वो 47% ग्रोथ मिली, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो 20% के आसपास थी। तो इस तरह के टॉप लाइन इम्पैक्ट मिलते हैं, बॉटम लाइन पे हमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं मिलता। हम ये मेंटेन करते हैं कि जिस तरीके से हमारा वॉल्यूम टॉप लाइन ग्रो करेगा, उसी लाइन पे हमारा बॉटम लाइन भी, या एबिटा जिसको कहेंगे, वो भी ग्रो करेगा। तो हमें इस वजह से कि कॉफी प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं और किस तरह से एल नीनो का इम्पैक्ट आएगा,
बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस मॉडल पे फर्क नहीं पड़ता। सो आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेनी वेज प्रीएम्प्ट कर लिया, क्योंकि मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, क्योंकि प्राइसेस को आप कैसे मैनेज करेंगे? आप इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर कॉफी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर किस तरह से असर आप देख रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, इज दैट राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही। हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी। जैसा हम बार-बार कहते हैं, हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। यही हमारा बिज़नेस मॉडल है और इससे क्लाइंट को भी और हमें दोनों तरफ से एक तरह से विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों को एग्ज़ैक्टली पता होता है कि किस प्राइस पे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है और उन्हें क्या मार्जिन बनाना है, या हमारे मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो और एक तरह की स्टेबिलिटी रहती है मार्केट के मतलब हमारे और क्लाइंट के बीच के अंदर। तो इस कारण से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आता यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपने एलिमेंट टच अपॉन किया। अगर हम बात करें आपके बिजनेस अगर और कंपनी की जिस तरह से फोकस है, आप ट्रांजिशन भी हम देख रहे हैं एक तरह से कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि आप वही नहीं रह के आप थोड़ा एक्सपैंड करके बी टू सी तक भी जाने की बात करें, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा हमें समझाइए। कौन से मार्केट्स को आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर आप बी टू बी के अलावा बी टू सी में भी एंटर करते हैं तो वो ओवरऑल आपका उस पे नंबर्स और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस कहाँ ग्रोथ और कैसे मिलेगी? थोड़ा डिटेल में इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस स्ट्रैटेजी। हाँ, तो स्वाति जी, अगर आप देखोगे हम 25 से 30 साल से जो है वो बी टू बी बिज़नेस में हैं और हमारे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ बन चुका है। हम वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट बी टू बी प्लेयर हैं। और 5-6 साल पहले हमने ये निश्चय किया कि हम बी टू बी के साथ-साथ बी टू सी सेगमेंट में भी एंटर करेंगे, यानी कि अपने खुद के ब्रांड्स बनाएँगे। क्योंकि हमें लगा कि हमें कॉफ़ी के ब्लेंड्स बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में हमने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मिलके काम किया और हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि किस मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट चलते हैं और लोगों के टेस्ट पैलेट क्या हैं। तो क्यों ना हम अपना ब्रांड भी लॉन्च करें, और इससे क्या होता है कि एक आपकी गुडविल जो है वो और बढ़ जाती है कंपनी की, कि आपके खुद के भी ब्रांड्स हैं। तो इसी विज़न को दिमाग में रखते हुए हमने जो है अपना ब्रांड लॉन्च किया इंडिया के अंदर में 5-6 साल पहले। और हमारा ये मकसद है कि हम इसको बहुत तेज़ी से जो बी टू सी सेगमेंट है उसको बढ़ाएँ, और ना केवल इंडिया में बट कुछ और भी मार्केट्स में जहाँ-जहाँ पे हमारी पकड़ है और जहाँ-जहाँ पे हमें लगता है कि हम अपने ब्रांड्स को बढ़ा सकते हैं, उन सब मार्केट्स में भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ब्रांड्स लॉन्च करें, ताकि जो है बी टू सी सेगमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल की तरह हमारी कंपनी में बन सके, और आने वाले वक्त में ये हमारी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ड्राइव कर सके। तो इस दिशा में जो पहला कदम हमने लिया था इंडिया में 5 साल पहले, वो हमें काफ़ी सफलता देखने को मिली। हमने एक अपनी स्टैंडिंग बना ली है मार्केट में, और हमें अब ये लगता है कि अब हम इसको और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएँगे। तो आने वाले 3-4 साल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बी टू सी सेगमेंट में 30 टू 40% जो है वो ग्रोथ मेंटेन रखें, और न केवल इंडिया में बट कुछ एक और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, कुछ मार्केट्स में अपने ब्रांड्स लॉन्च करें। ओके, तो आपने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझाई, थोड़ा-सा मैं आपसे इससे नंबर्स पर जानना चाहूँगी। आपने कहा ये एक थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है 4-5 साल पहले से जब आपने इसमें एंटर किया, यू गॉट गुड रिस्पॉन्स क्लियरली। लेकिन चूँकि बोर्ड ने अभी अप्रूव किया है डीमर्ज करके आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन जो कॉफ़ी एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देख देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं। उसके क्या टाइमलाइन्स हैं? और जब आपने कहा कि ग्रोथ है या अपॉर्च्युनिटी है और ये आप ज़रूर एक्सप्लोर कर रहे हैं नए मार्केट्स का, थोड़ा-सा हमें डिटेल और दीजिए। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, बट अब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? आपके अपने इंटरनल टारगेट्स क्या है? और ये मार्केट क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हम कॉफ़ी एंड टी की जो ग्रोथ है और कैफ़ेज़ आजकल जितने खुल रहे हैं, लोगों की कंज़म्पशन बढ़ रही है, उसको देखते हुए इसके लिए आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं लेट्स से 3-4 साल में? तो 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पूछी, तो एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डीमर्जर का है, वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है। डीमर्जर का भी हमारा जो मकसद था, वो यही था कि हम जो है आप जब सब्सिडियरी एंटिटी के साथ काम करते हैं, तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो होता ये है कि आपकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट मोर, वो थोड़ी-सी जो है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो हमने कहा अगर हम डीमर्ज कर देंगे बैक टू द पेरेंट कंपनी, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, तो हमें और भी आसानी होगी
कि हम जो भी पैसा कमाएं B2C मार्केट से और इनमें वापस इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें ये लगता है लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्डिंग जो है उसके लिए हमें और जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। अभी मुझे लगता है इस महीने के दौरान जो है वो जो फॉर्मेलिटीज हैं NCLT वगैरह से डीमर्जर की, उनका ऑर्डर आ जाएगा। तो होपफुली इस क्वार्टर में जो है बाय एंड ऑफ सितंबर डीमर्जर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई डीमर्जर के टाइमलाइंस की। जहां तक नंबर्स की बात है, तो अभी पिछले साल हमने करीबन करीब 150 करोड़ के आसपास का ब्रांडेड जो है B2C सेगमेंट का बिजनेस किया था। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम 3 साल के अंदर कम से कम डबल कर पाएं, दुगुनी कर पाएं। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 साल के अंदर हम एक 300 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना लें B2C सेगमेंट का। और साथ ही साथ जो है कुछ एक, जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे कुछ एक जगह पे हमारी पहुंच अच्छी है। जैसे कि आप अगर वियतनाम मार्केट देखोगे तो वहां पे भी हमारा खुद का सेटअप है। तो हमें ये लगता है कि वहां के भी मार्केट में हम अपने ब्रांड्स को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस दौरान इस 3 साल में ऐसे कुछ एक मार्केट्स में हम अपने ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हमने यूके में कुछ ब्रांड्स एक्वायर किए हैं पिछले 6 महीने पहले। तो वो ब्रांड्स जो हैं परकॉल और रॉकेट फ्यूल, तो उसको वहां पे हम यूके मार्केट में जो है उन ब्रांड्स को राइट। तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट जार और बात करें कंपनी CCL प्रोडक्ट्स हमारे आज फोकस में है, और प्रवीण जयपुरिया हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं जो कंपनी के CEO है। प्रवीण, आपसे हम बात कर रहे थे बिजनेस को लेकर, और क्विकली मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहूंगी। पहला तो किस तरीके का फोकस है, अगर आपके पास M&A अपॉर्चुनिटीज की कोई ऑप्शंस हैं इस वक्त इंडिया में, आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्या वो आपके ग्रोथ और स्ट्रेटजी में फिट होते हैं इस वक्त? क्या उस पर फोकस होगा सर? पहले तो ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल पूछती हूँ। तो M&A तो हम बहुत एक्टिवली नहीं सीख करते, बट जैसा आपने देखा पिछले 6 महीने पहले हमने यूके में ब्रांड एक्वायर किया। तो ये एक ब्रांड था जिसके साथ कंपनी जो है, हम इसके सप्लायर हुआ करते थे एक जमाने में। और हमें लगा कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है और हमारे B2C स्ट्रैटेजी में फिट आ रही थी, क्योंकि यूके के मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है नए सिरे से ब्रांड बनाना। तो कुछ अगर इस तरह की M&A आती है अपॉर्चुनिटीज, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और हेल्प करेगी हमारे ग्रोथ प्लान में, तो बिल्कुल हम उसको जरूर स्कैन करेंगे और उसको जरूर इवेलुएट करेंगे। तो ये मतलब हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहेगी आगे जाते वक्त। इस वक्त बट हमारे पास इस अभी काफी वो है कि हम अभी अपने ब्रांड्स को और इसको नर्चर करें श्योर। और इसको आगे बढ़ाएं। ओके। तो काफी ओके। कुछ प्लान्स हमारे खुद के ब्रांड्स के लिए भी हैं। तो वो हम ओके। अभी फिलहाल तो श्योर। अभी उसी पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप ऑर्गेनिकली ग्रोथ देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना चाहेंगे, बट नथिंग राइट नाउ ऑन योर प्लेट। क्विकली सर, डेट हमने देखा बड़ा है, 920 करोड़ पर आ गया है। क्या यही लेवल्स पर रहेगा, और आपके आगे के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? तो डेट तो अभी देखिए, हमारा जो, अगर आप देखेंगे बिजनेस मॉडल, तो हम एक B2B लार्ज B2B प्लेयर हैं। एसेट हेवी हेवी होता है हमारा बिजनेस मॉडल जो है, क्योंकि हम फैक्ट्रीज लगाएंगे तभी हमारी ग्रोथ आती है, तभी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे और हम बेच पाएंगे। तो काफी जो है हमारा चूंकि ये एसेट हेवी होता है, तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारे जो है वो डेट लेवल्स अभी, क्योंकि हमने, आपने देखा, बहुत ही जल्द जल्द 2-3 फैक्ट्री के एक्सपेंशन अनाउंस किए। तो इस कारण से जो है डेट लेवल्स अभी बढ़े हुए हैं। बट धीरे धीरे अगले साल के बाद, अगले साल तक जो है हाई लेवल्स पे ही रहेंगे डेट। उसके बाद आप देखोगे डेट सर्विसिंग होती जाएगी और जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट होता रहेगा। तो उसके बाद से सिचुएशन जो है काफी ईज आउट हो जाएगी। और कंसिडरिंग दैट कॉफी के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, तो वर्किंग कैपिटल डेट भी जो है वो थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे चला गया, क्योंकि कॉफी प्राइसेस बढ़े हुए थे, उतनी ही कॉफी होल्ड करने के लिए हमें ज्यादा जो है वो पैसे जो है वो लगाने पड़े। तो इस कारण से अभी आपको डेट थोड़े हाई लेवल्स पे दिख रहे हैं, बट आगे आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे ईज आउट होते जाएंगे। ऑल राइट, तो आगे ईज आउट हो जाएंगे। क्विकली फाइनली मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ प्रवीण। जुलाई से अगर हम कंपेयर करेंगे, इनफैक्ट जुलाई में लास्ट ईयर आपने एंटर किया था प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स में, उस पर क्या आपको रिस्पांस मिला है? कितनी टॉप लाइन आप देख रहे हैं? क्या वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस के रूप में आपके लिए उभरेगा? तो देखिए, जब हमने एंटर किया था तो इसी मकसद से एंटर किया था कि हम इस कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी बहुत नई कैटेगरी है, इसके बारे में काफी एजुकेशन जो है अभी कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा।
और ये कैटेगरी ऐसी है जो आज के दिन में बहुत बड़ी नहीं है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये धीरे-धीरे बड़ी होगी। तो हमने टॉप लाइन के एक्सपेक्टेशन पे एंटर नहीं किया था, हमने इस वजह से एंटर किया था कि हम कॉफ़ी के अलावा और भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ला सकें, और हमें स्कैन करके पता चला कि ऐसी कौन-सी कैटेगरीज़ हैं जो फ्यूचर में जाके बड़ी हो सकती हैं, और देयरफॉर हमने इस कैटेगरी में एंटर किया था। अभी रिस्पॉन्स जो है वो मिक्स्ड है। कुछ सेगमेंट से रिस्पॉन्स अच्छे हैं क्योंकि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हर जगह से ऐसा नहीं है कि अच्छे रिस्पॉन्स है। कुछ जगह पे भी लोगों को और जो है एजुकेट करना है इस बारे में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है, ये एक तरह का नया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बताना पड़ेगा। तो अभी जो है हम इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो अभी हम इसके पीछे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ताकि इस कैटेगरी को और बढ़ा सकें। तो आने वाले वक़्त में हमें पता चलेगा कि किस दिशा में ये कैटेगरी जो है वो मूव कर रही है। ऑलराइट, तो अभी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है इस बिजनेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए बिजनेस किस तरह से पैन आउट हो रहा है और आगे क्या है आउटलुक। तो ये थे सीसीएल प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा।